तो एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, टेस्ट चालू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मुझे प्लानिंग के स्टेप्स बताओ। चैट बॉक्स पे आपको लिखना है प्लानिंग के स्टेप्स। प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला आंसर लिखो। किसने पढ़ाई नहीं किया? एक पूरा संडे का दिन था पढ़ाई करने के लिए। बीइंग अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, ये इसके स्टेप्स नहीं है। प्लानिंग के स्टेप्स में सबसे पहले क्या आता है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर नेक्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान्स। फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान्स, फिर स्टडिंग अल्टरनेटिव प्लान्स, लिमिटिंग।
तो अपना किधर तक हो गया था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान, स्टडिंग अल्टरनेटिव प्लान, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, सब प्लान बनाते हैं, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस अरेंज करके लेते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन का के बाद रिव्यू। ओके, तो ये पॉइंट्स है प्रोसेस के। उसके बाद प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बताओ मुझे। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस, सबसे पहला मिनिमाइज रिस्क, यस। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स डायरेक्शन, facilitates control, generates efficiency, encouraging innovation, focus on goals, innovation, focus on goals, motivates personal। तो ये सब इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप अभी मुझे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग बताओ। सबसे पहला उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? मेन कंपोनेंट्स कौन से प्लानिंग के? स्टैंडिंग प्लान और दूसरा सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, ये दो कंपोनेंट्स है। अच्छा, सिंगल प्लान में क्या क्या होता है मुझे बताओ। सिंगल प्लान में स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला क्या है? सिंगल प्लान में सबसे पहला मिशन है। फिर ऑब्जेक्टिव्स है, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स। थर्ड में ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजीज के बाद पॉलिसीज, प्रोसीजर, यस करेक्ट। प्रोग्राम्स, बजट्स, पॉलिसीज बराबर है, शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट, ये सब आते हैं मल्टीपल में। बजट्स, प्रोग्राम्स, रूल्स, बजट, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स, शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज का टेस्ट ख़त्म हो गया। अभी अपना हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
ओके, मैंने सबको नोट्स भेजा है, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क फोर्स किया था। अभी ये लेक्चर में हम लोग नया पॉइंट लेंगे, डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम ये नया टाइप है। तो इसमें अंडर दिस टाइप activities are grouped on the basis of the time। तो ये टाइम के हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है हॉस्पिटल, होटल्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, यूज़ दिस मीन्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो ये लोग ऐसे टाइप का डिपार्टेशन को यूज़ करते हैं। दीज आर दस देर आर मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट एंड सो ऑन। तो उधर कैसे मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, डे शिफ्ट रहता है, नाइट शिफ्ट रहता है, ऐसे शिफ्ट चलते रहते हैं। बाद में नेक्स्ट टाइप है डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स। इन दिस टाइप ईच सब यूनिट कंटेंस अ सर्टन नंबर ऑफ वर्कफोर्स। तो इसमें कैसे रहता है, हर एक वर्क यूनिट में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वर्कफोर्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉलेज देर में बी 100 स्टूडेंट्स पर डिवीजन। तो एक आध कॉलेज में 100 जन रह सकते हैं एक डिवीजन में। दिस मेथड हेल्प्स टू अटेंड द बेनिफिट ऑफ अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल। इससे क्या है कि अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल हम लोग अचीव कर सकते हैं डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर से। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है, एक आदमी कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, एक आदमी के नीचे 3 आदमी है, फिर 3 आदमी के नीचे हर एक के नीचे 2-2 है। तो ये जो ऊपर वाला है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हो गया, 3-3-3-9। और ये इसके नीचे के जो 3 है उनका हर एक का 2-2 है। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक आदमी कितने जन को कंट्रोल कर सकता है। बाद में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंस क्लियरली the number of subordinates that can be effectively controlled by the manager। जिसको इफेक्टिवली मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अभी उनके नाम क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के और नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरवाइज, स्पैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये और 3 नाम उसको दिए गए हैं। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला क्या है, बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल।
अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव है तो हम लोग अच्छा सुपरविजन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में इंक्रीजेज एफिशिएंसी, अपना स्पीड बढ़ता है। गुड प्रोफेशनल रिलेशंस, सब में अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रहते हैं। बाद में गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहता है। बाद में डेवलप डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, लोगों में डिसिप्लिन और म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है। नेक्स्ट, अभी इसमें एक एक हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। इफ देर इज एन अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल then the superior will have a limited number of subordinates under him. This will result in better supervision and control. तो अगर एक अच्छा स्पैन ऑफ कंट्रोल रखा गया तो एक सुपीरियर के अंडर कुछ लोग उसके सबॉर्डिनेट्स रहेंगे जिसके ऊपर वो अच्छा सुपरविजन एंड कंट्रोल उन लोगों पे रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। As appropriate span of control results in better supervision and control, this increases the efficiency, productivity and profitability of the organization. तो अच्छे स्पैन ऑफ कंट्रोल के कारण अच्छा सुपरविजन और कंट्रोल होता है तो उससे क्या होता है, कंपनी का स्पीड, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड प्रोफेशनल रिलेशंस। इफ देर इज अ अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल अमंग द सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, देन subordinates, as there is a appropriate span of control, when the superior and subordinate will get time to develop good and professional relations between themselves. तो अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल कब होगा, जब उनको टाइम मिलेगा एक दूसरे को मिलने को, तो ही कैसे अच्छा प्रोफेशनल रिलेशंस मेंटेन होगा। गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इफ देर इज अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल देन सुपरवाइजर्स विल गेट द टाइम टू कम्युनिकेट, मतलब उनको टाइम मिलेगा कम्युनिकेट करने के लिए विथ एवरी सिंगल यूज़र, हर एक सिंगल सबॉर्डिनेट के साथ वो कन्वर्ट कर पाएंगे। दे विल इम्प्रूव द दिस विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। गुड कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन गुड कोऑर्डिनेशन, अच्छे कम्युनिकेशन के वजह से क्या होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। देयरफॉर एन अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट्स इन गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो एक अच्छा स्पैन ऑफ कंट्रोल अच्छा कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल बनाए रखता है। डेवलप्स डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, एंड अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू डेवलप डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। हम लोग एक दूसरे में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट रखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो अच्छा स्पैन ऑफ कंट्रोल के वजह से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे पे डिसिप्लिन रख सकते हैं आपस में, और एक अच्छा ट्रस्ट हम लोगों में क्रिएट होता है। उसके बाद तो ये इम्पोर्टेंस अपना ख़त्म हो गया। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के। सबसे पहला नेचर ऑफ वर्क, वर्क का नेचर क्या है। ट्रस्ट ऑन सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कितना भरोसा है। कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, उनकी कैपेसिटी क्या है। फिर रिलैक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी नहीं है, कितना हम लोग रिलैक्स है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन और कैपेसिटी ऑफ सुपरवाइजर, तो सुपीरियर। सो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें एक एक हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है गुड प्रोफेशनल रिलेशंस। इफ देर इज अ अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
सबसे पहला नेचर ऑफ द वर्क. सम ऑफ द वर्क इज रिपीटेटिव इन नेचर. अभी उसमें से कोई कोई वर्क है ना वो रिपीटेटिव होता है, बार बार उसी टाइप का वर्क अपने को करना पड़ता है. एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल टैलेंट टू परफॉर्म. और उसका काम करने के लिए कोई स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं है. इन सच ए केस द सुपरवाइजर कैन कंट्रोल अ लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स. तो अगर अपना काम रिपीटेटिव नेचर करेगा तो सबॉर्डिनेट्स बहुत सारे सुपीरियर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है. पर में कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स. द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स कैन इन्फ्लुएंस द स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो जो सुपीरियर की जो पर्सनल कैपेसिटी है उससे भी स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इफेक्ट होता है. इफ द सुपीरियर हैज़ मोर स्किल टू कंट्रोल द सबॉर्डिनेट, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. अगर सुपीरियर के पास अच्छे स्किल है सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करने के लिए तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कम करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो काम पर्टिकुलर मैनेजर कर रहा है वो पूरा का पूरा दूसरे को दे देने का. ओके, और वो देखने का कि बराबर वो काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. इफ सुपीरियर डेलीगेट्स द अथॉरिटी ही हैज़ टू टेक फ्यू डिसीजंस, therefore span of control can be increased. On the other hand, if superior does not delegate the authority, he has to take more decision, therefore span of management should be reduced. अगर सुपीरियर अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो उसको कम डिसीजन लेने पड़ेंगे और स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका ज़्यादा रहेगा. और अगर डेलीगेट नहीं करता है तो उसको ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट इज क्लियरली डिजाइन, ही नीड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द सुपीरियर्स अगेन एंड अगेन फॉर गेटिंग गाइडेंस एंड डिस्कशन. तो अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरा बता दिया तो सबॉर्डिनेट को बार बार सुपीरियर के पास आने की ज़रूरत नहीं है. देन द सुपरवाइज कैन सुपरवाइज लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा. तो हर एक को अपनी जवाबदारी समझ में आई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है. नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑन सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स के ऊपर विश्वास कितना है? द सुपीरियर हैज़ गुड फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, देन द स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइडर. तो अगर सुपीरियर को सबॉर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है, अगर नहीं है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा. कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स की कैपेसिटी. If the subordinates have enough talent to perform the work assigned to him, अगर subordinates के पास talent है जो भी काम उनको दिया रहेगा वो पूरा करने की, the manager of the supervisor can control more number of subordinate. तो उससे क्या होगा? मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा सबॉर्डिनेट को कंट्रोल पाएगा, और अगर नहीं है तो वो कम सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाएगा. उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन. इफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज यूज देन द स्पैन ऑफ कंट्रोल विल नैरो. तो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहेगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम रहेगा. हाउएवर इफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन देन द स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइड. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करेंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा.
ओके, तो आज हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।